सो वेल गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी एनिमेशन के थ्रू लू के बचपन को दिखाया जाता है, जहां लू की ग्रैंडमा कहती है कि तुम पढ़ाई पे इतना ध्यान क्यों देते हो, बड़े होकर तुम्हें तो मेरा शॉप ही संभालना है। मगर लियो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था, क्योंकि उसने किसी से तो सुना था कि शहर की जिंदगी बड़ी अच्छी होती है, वहाँ के लोग खूब ऐशो आराम से रहते हैं। फिर एक दिन क्लास में चैंग नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। दरअसल चैंग की आंटी इसी गांव में रहा करती थी और वो हर समर में यहाँ रहने आती थी, तो वो यहाँ के स्कूल को भी अटेंड कर लेती थी। चैंग दिखने में बहुत प्यारी और मासूम सी बच्ची थी। टीचर उसे क्लास मॉनिटर यानी लियो के पास बैठने को कहती है, मगर जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद लियो घर जा रहा होता है तो उसे चैंग दूसरे बच्चों को बुली करते हुए दिखती है। चैंग जितनी मासूम दिखती थी वो उतनी ही चुड़ैल थी। दरअसल उसकी पॉकेट मनी खो गई थी, इसलिए वो दूसरे बच्चों के पॉकेट मनी छीन रही थी। वो लियो से भी पैसे छीनने की कोशिश करती है, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। जिसके बाद वो उससे कहती है कि पैसे नहीं है तो क्या हुआ, साइकिल तो है, अब इससे तुम्हें मुझे अपने साइकिल पर घर छोड़ना होगा। लियो ने उससे घर डेली छोड़ने का काम तो मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे मजा आने लगा, क्योंकि वो दोनों जल्द ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन चैंग उससे कहती है कि क्या तुम मुझे पहाड़ी के चोटी पे ले जा सकते हो, तो लियो ये कहते हुए मना कर देता है कि वो बहुत दूर है, मगर फिर उसे गिल्ट फील होता है और एक दिन वो साइकिल से चैंग को पहाड़ के टॉप पे ले जाने की कोशिश करता है। शाम तक वो आधी ऊंचाई तक ही पहुंच पाते हैं, जहां से गांव दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था और काफी सारे जुगनू माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे, जिसे लियो एक शीशे में कैद कर लेता है ताकि वो घर पे भी उसे देख सके। मगर इससे पहले कि ये आगे बढ़ते बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें टॉप पे जाने के बजाय वापस घर की ओर आना पड़ता है। इससे लियो को बड़ा अफसोस होता है कि मैं चैंग की इच्छा पूरी न कर पाया। चैंग उससे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की, मेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी जहाँ तक हम गए थे वहाँ का व्यू कितना शानदार था, तो अब मुझे टॉप पे जाने का मन भी नहीं है। उसी व्यू से मेरा मन भर गया और वैसे भी मैं कल वापस शहर जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ खत्म हो गई है। ये सुनकर लियो बहुत उदास हो जाता है। वो जब अपने घर जाता है तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, उससे फीवर आ गया था। साथ ही उसे चैंग की एक बात याद आए जा रही थी। उसने लास्ट में कहा था कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है, जिसकी वजह से मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। चैंग के जाने से लियो बहुत उदास रहता है, मगर फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेता है। वो बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और शहर में जाकर कॉलेज करता है, जहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनती है। और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद लियो एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब भी करता है। 2 साल में उसे 3 जॉब बदलनी पड़ जाती है। उसने बचपन से सपना देखा था कि मैं बड़ा होकर शहर में सेटल हो जाऊंगा, मगर अब उसे समझ आ रहा था कि सिटी में वो होम टाउन वाली बात नहीं है। वो फिर भी तीर खींच के किसी तरह अपना जॉब करने की कोशिश कर रहा था और एक दिन उसका ब्रेकअप हो जाता है। साथ ही काम में भी सीनियर से उसे बहुत डांट पड़ती है, जिसके बाद लियो खूब शराब पीता है और ऑफिस भी नहीं जाता। तभी उसे उसके एक कलीग कॉल करके बताती है कि ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, अगर तुम्हें अपनी जॉब नहीं गंवानी तो ऑफिस आ जाओ। जिसके बाद लियो नशे में ही ऑफिस आ जाता है और अपने सीनियर से खूब बहस कर लेता है। इतना झमेला होने के बाद सीनियर उसे एक शर्त लगाते हैं। वो कहते हैं, मैंने एक साल में 1000 सेल्स किए हैं, अगर तुम खुद को मुझसे बेहतर समझते हो तो मुझसे ज्यादा सेल करके दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगा। जिससे सभी समझ जाते हैं कि लियो की जॉब तो गई और लियो को भी ये बात अच्छे से समझ आ जाती है। कुछ दिन तो वो काफी डिप्रेस रहता है, पर फिर उसे अपने गाँव की याद आती है और अगली सुबह उसकी आँख अपने गाँव वाले घर में खुलती है और बाहर से उसे उसकी ग्रैंडमा की आवाज आ रही थी। लियो की ग्रैंडमा उस पे बहुत प्राउड करती थी, इसलिए वो गांव की औरतों से कह रही थी कि मेरे पोते से उसकी कंपनी बहुत खुश है, इसीलिए उसे जल्द ही विदेश भेजा जाने वाला है। अब वो कंपनी के न्यूयॉर्क ऑफिस में काम करेगा और वहाँ जाने से पहले वो कुछ दिन मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आया है। ये सुनकर लियो की नींद खुलती है और वो भी अपनी ग्रैंडमा
ग्रैंडमा की बातों में हमें हम मिलाते हुए अपनी और अपनी कंपनी की खूब तारीफ करता है। सबको लियो की बातों पर यकीन हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि मैंने तो बचपन में ही कह दिया था कि लियो बड़ा होकर इस गांव का खूब नाम रोशन करेगा। इसके बाद ग्रैंडमा सभी औरतों को अपने घर से भगा देती है और लियो से कहती है कि तुम नहा लो जब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। लियो पूछता है पर मैं यहाँ आया कैसे? तो ग्रैंडमा कहती है बाकी बातें बाद में करेंगे। फिर वो उसे नहाने के लिए भेजती है और उसके कपड़े वॉशरूम के बाहर से छिपा देती है ताकि वो भाग ना सके। मगर लियो थाकी टॉवल लपेटकर चुपके से अपना ट्रॉली बैग लेकर भागने लगता है, मगर सामने से चैंग उसे रोक लेती है और ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा कोई भागने की कोशिश कर रहा है। यानी ग्रैंडमा और चैंग ने मिलकर लियो को यहाँ लाया था, क्योंकि जब से लियो कॉलेज गया था वो वापस अपने गांव आया ही नहीं था। अब लियो उन दोनों को बताता है कि मुझे जाने दो वरना मेरी जॉब चली जाएगी। इस पे चैंग कहती है तुम इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो जिसके लिए पब्लिक रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। शहर में तुम कितने लोगों को जानते हो? तुम 10 तो छोड़ो, एक लोग को भी नहीं पहचानते। वहीं ये टाउन भले ही छोटा है मगर यहाँ की आबादी 40,000 से भी ज्यादा है और ग्रैंडमा यहाँ आधी से भी ज्यादा आबादी को जानती है। यहाँ हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर लियो यहाँ रुकने को तैयार हो जाता है मगर वो फिर भी उदास था। शाम में चैंग वापस आती है और कहती है ये लो हमने तुम्हारे लिए पहला बकरा ढूंढ लिया। मगर लियो चैंग से इंश्योरेंस की बात छोड़कर ये पूछता है कि तुम तो ये कहकर चली गई थी कि तुम्हें जानलेवा बीमारी है, मगर देखो तो तुम चंगी भली हो। तुम जैसे इंसान बहुत बुरे होते हैं। तुमने मेरे साथ इतना गंदा मजाक क्यों किया? तुम बस दूसरों की फीलिंग के साथ खेलना जानती हो। ये सुनकर चैंग को बहुत बुरा लगता है और वो उसे मारने लगती है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग के साथ खेला क्या? ऐसा कहोगे तुम मेरे बारे में? फिर नेक्स्ट डे चैंग लियो को लेकर मिस्टर न्यू के ऑफिस में जाता है। न्यू की एक क्रैकर कंपनी थी। न्यू लियो के बचपन का फ्रेंड भी था, इसलिए वो न्यू से बदतमीजी से दोस्ताना अंदाजे में बात कर लेता है जिससे न्यू चिढ़ जाता है क्योंकि वो चाहता था कि सब उसकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से न्यू ने ये कंपनी खड़ा किया था। रिस्पेक्ट के साथ पेश न आने की वजह से न्यू नाराज हो जाता है और लियो की पॉलिसी नहीं खरीदता। इसके बाद लियो का मूड ठीक करने के लिए चैंग उसे एक शॉप पे नूडल्स खिलाने ले जाती है। वहाँ चैंग कहती है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो डायरेक्टली कह सकते हो, इस तरह से मेरी थाई क्यों टच कर रहे हो? तब लियो से घूरता है क्योंकि लियो के दोनों हाथ तो नूडल्स खाने में बिजी थे। तब चैंग नीचे देखती है और नीचे उसे एक बच्ची दिखती है जो अचानक चैंग को मम्मी कहने लगती है, जिससे लियो हैरान हो जाता है कि चैंग की शादी भी हो गई है और इसने मुझे बताया तक नहीं। तभी वो बच्ची मिन उसे पापा कहने लगती है जिससे चैंग को हंसी आती है। वो कहती है कि अब समझ आया कि मैं कैसे मम्मी बनी, जैसे तुम डैडी बने वैसे मैं इसकी मम्मी बन गई। तो आगे इन दोनों को बच्ची पे रहम आ जाता है और ये मिन को भी नूडल्स खिला देते हैं, मगर फिर भी मिन इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। तो ये दोनों मिन को गिफ्ट दिलाने की बहाने उससे पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं ताकि पुलिस इस मामले में कुछ करे, मगर वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी। इनकी बारी आते आते रात हो जाती है। लियो और चैंग तो नींद से सो भी जाते हैं। फिर जब पुलिस ऑफिसर इन्हें बुलाती है तो फटाक से मिन उनके पास जाकर कह देती है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनकी आपस में लड़ाई हो गई है किसी बात को लेकर, इसलिए ये मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे हैं। तब ऑफिसर आवाज लगाकर उन दोनों को भी बुलाती है और समझाती है कि आपस का झगड़ा खत्म कीजिए और बच्ची को घर ले जाइए, इस तरह से करना सही बात नहीं है। तब लियो मिन को डांटने लगता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। इस तरह से मिन से रूडली बात करते हुए देखकर चैंग भड़क जाती है कि बच्चे से कोई इस तरह से बात करता है क्या, जिससे ऑफिसर को मिन के बातों पर यकीन हो जाता है कि बच्ची सही कह रही थी। ये झमेले की वजह से इसे अपनी डॉटर मानने से मना कर रहे हैं, मगर लियो तो मिन को अपनी बेटी मानने को तैयार ही नहीं था। तब ऑफिसर मिन से उसके डैड का नाम पूछती है तो वो बच्ची लियो का पूरा नाम बता देती है, वो भी बिल्कुल सही सही, क्योंकि उसने लियो और चैंग को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। ऑफिसर जब लियो से पूछती है तो वो अपना नाम गलत बता देता है ताकि ये बला टल जाए, मगर जब ऑफिसर उसकी आईडी चेक कर लेती है जिससे ये साबित हो जाता है कि मिन सच बोल रही थी और लियो झूठ बोल रहा था। अब
ऑफिसर चुपचाप मिन को घर ले जाने को कहती है तो इन्हें न चाहते हुए भी मिन को अपने घर ले जाना पड़ता है, जहाँ लियो की ग्रैंडमा मिन को पहचान लेती है। दरअसल मिन की मॉम जिंदा नहीं है और उसके डैड का दिमाग खराब था। बच्ची इस डॉन के दूसरे छोर में रहती है, इसलिए लियो और चैंग ने उसे नहीं पहचाना, मगर कभी कभी वो ग्रैंडमा पास खाना खाने के लिए आती रहती थी। वहीं आज उसे पता नहीं था कि लियो ग्रैंडमा का पोता है। उसे तो लगा कि लियो शहर का कोई लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आया है, तो चलो उन्हें थोड़ा उल्लू बनाया जाए और खाने पीने की चीजें ऐठी जाए। इसके बाद मिन को जब लियो की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो नियो के दुख की रके बारे में लियो को बताती है। दरअसल नियो 2 साल से एक दीवार उठा रहा था, मगर वो दीवार आज तक नहीं बनी थी और इसके पीछे एक खास वजह था। दरअसल नियो अपनी पड़ोसी को पसंद करता है, मगर आज तक उसे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाया। ये बात जानने के बाद लियो नियो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई। लियो नियो को इस तरह से ब्लैकमेल करना चाह रहा था, मगर नियो कहता है कि देखो ये सब धमकी से मैं नहीं डरने वाला। हाँ, अगर तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो, कोई जुगाड़ लगाकर अगर मेरी सेटिंग करवा सकते हो, तो मैं सिर्फ अपने इंश्योरेंस नहीं बल्कि अपनी कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय की इंश्योरेंस तुमसे ही करवाऊंगा। ये सुनकर लियो को बड़ा अच्छा लगता है। लियो को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही थी, इसलिए वो नियो की बंदी की थोड़ी जानकारी निकालता है, उसे फॉलो करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि टॉन में एक फिल्म लगी है। फिल्म बड़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से सभी उसे देखना चाहते थे, लेकिन टिकट मिलना बड़ी मुश्किल की बात थी। नियो की बंदी भी टिकट लेने गई थी, मगर उसे टिकट नहीं मिल पाता क्योंकि टिकट तो सोल्ड आउट हो चुका था। मगर लियो किसी तरह से 2 टिकट का जुगाड़ कर लेता है और वो टिकट नियो को दे देता है। नियो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हुए लड़की के पास तो जाता है, मगर अपनी बात सही से कंप्लीट किए बिना ही वापस लौटने लगता है। तब लड़की कहती है कि बात कंप्लीट करके जाओ। तब जाके नियो से मूवी टिकट देकर कहता है कि आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है मूवी नाइट पे। नियो बन ठन कर हाथों में गुलदस्ता लिए हुए बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। वहीं लियो और चैंग भी दूर में बैठकर सारा नजारा देख रहे थे। फिर काफी देर के बाद नियो के ख्वाबों की मलिका वहाँ आती है, मगर वो काफी उदास थी। तो नियो से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें गुलदस्ता पसंद नहीं आया क्या? तो वो बताती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। तुम मेरे लिए जो जो हरकतें करते हो मैंने वो सब नोटिस किया है। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम कब तक पेशेंटली वेट कर सकते हो, और 2 साल तक तुमने वेट किया और फिर इतने अच्छे तरीके से मुझे मूवी दिखाने के लिए भी पूछा। सच बताओ तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, मगर दिक्कत की बात ये है कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, मगर उन्होंने कहा कि एक क्रैकर का काम करने वाले को हम अपनी बेटी नहीं दे सकते, इसलिए आज हमारी फर्स्ट एंड लास्ट डेट है। ये सुनकर नियो उदास हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? तो वो कहती है वो गले में खड़े हैं, मुझे छोड़ने आए थे यहाँ तक। ये सुनकर नियो कहता है मॉम डैड मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। फिर वो दौड़कर कहीं जाने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर नियो कर क्या रहा है। 10 मिनट हो जाते हैं। फिल्म देखकर लोग थिएटर से बाहर आने लगते हैं और उन्हें दूर में आग जलते हुए दिखाई देती है। सभी हैरान हो जाते हैं और तभी अचानक आसमान में ढेर सारे पटाखे फूटने लगते हैं। नियो भागता हुआ वापस आता है और कहता है कि मॉम डैड आपको मेरा काम पसंद नहीं था ना, मैंने अपनी फैक्ट्री में आग लगा दी। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपकी डॉटर से करता हूँ। आपने इतने सालों तक इसका ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। आप जो कहोगे मैं वो काम करूँगा, मगर अपनी बेटी मुझे दे दो, जिससे वो मान जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है अगले दिन। चैंग लियो को लेकर जाते हैं अपनी आंटी मिस लू के पास। वो लियो से एक इंश्योरेंस खरीद लेती है। तभी वहाँ वोंग नाम का एक पागल आदमी आ जाता है और वो मिस लू से कहता है कि ये लो पैसे, इससे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए यूज करना। मगर वो पैसे की जगह बकरी की पोटी दे रहा था। उसके नजरों में वही पैसे थे। तब मिस लू अपनी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। सिक्योरिटी गार्ड योंग था। उन्हें ही वो पागल आदमी अपनी वाइफ समझकर
बैठकर बातें करने लगता है। तब लू इन्हें बताती है कि दरअसल वोंग की वाइफ की तबीयत बहुत खराब थी। उसे बचाने के लिए वोंग ने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए थे, मगर वो अपनी वाइफ को बचा नहीं सका, जिसके बाद वो पागल हो गया। इसके बाद योंग की सिस्टर जिन को दिखाया जाता है, जो कि बोल नहीं सकती थी। वो इशारों में ही बात किया करती थी और अपने घर पे ही एक छोटा सा मसाज पार्लर चलाती थी। वो एक कस्टमर को फुट मसाज दे रही थी। वो आदमी जिनको पसंद भी करता था, इसलिए वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है। तभी वहाँ जिन का भाई योंग आ जाता है और वो जिन से बहस करने लगता है। वो उसे ये घर खाली करने को कह रहा था ताकि उसे बेचकर जो पैसे आए उससे योंग कुछ कर पाए। अभी तो वो एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसका कहना था कि मरने से पहले पेरेंट्स ने कहा था कि इस घर पे दोनों भाई बहन का हिस्सा होगा, मगर जिन ये घर बेचने को तैयार नहीं थी और बदले में वो उसे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करती थी ताकि योंग का दिमाग शांत रहे। मगर अब वो और मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो जिन से काफी झमेला करता है। तब जिन का कस्टमर बीच बचाव करता है और योंग को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर घर पे ग्रैंडमा एक पुराना सा बॉक्स निकालती है। उसमें से वो एक पुरानी ऐसे निकालकर चैंग को दिखाती है कि देखो, जब लियू 4 साल का था ना, तो उसने ये ऐसे लिखा था जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। मुझे तो पढ़ना नहीं आता, इसलिए क्या तुम मुझे ये पढ़कर सुनाओगी? तो चैंग कहती है हाँ, क्यों नहीं। तभी बाहर ग्रैंडमा को कुछ लेडीज बुला लेती है और इधर चैंग वो ऐसे पढ़ती है जिसमें लियो ने लिख रखा था कि सबकी मॉम होती है, अगर मेरी भी मॉम मुझे छोड़कर नहीं गई होती तो क्या वो मुझसे भी इतना ही प्यार करती जितना मेरे फ्रेंड्स की मॉम करती है। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, मगर वो मॉम के बारे में ही लिखा हुआ था। इसलिए ग्रैंडमा के आने के बाद चैंग उसे ऐसे को अपने मन से बनाकर पढ़ने लगती है, जिसमें वो लियो और ग्रैंडमा के रिश्ते के बारे में बताने लगती है। ये सुनकर ग्रैंडमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उधर लियो जिन को भी एक हेल्थ इंश्योरेंस बेच देता है और वहाँ उसे जिन से बातचीत करके पता चलता है कि जिन अपने भाई योंग से बहुत प्यार करती है, मगर उसे जुए की लत है। इसलिए जिन वो घर बेचकर पैसे उसे देना नहीं चाहती कि कहीं माँ बाप की निशानी ये घर बिक न जाए और इससे जो पैसे भी मिलेंगे उससे मेरा भाई जुआ खेलकर उड़ा देगा। हालांकि उसने इस घर के पेपर पे साइन कर दिया था और साथ ही वो हर महीने अपने भाई को पैसे इसलिए देती थी ताकि पैसे लेने के बहाने ही कम से कम योंग उससे मिलने आएगा। दूसरी ओर हम योंग को देखते हैं, वो अभी भी एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर जुआ खेल रहा था और अपने लफंगे दोस्तों को बता रहा था कि दुनिया की नजर में मेरी बहन बहुत अच्छी है। वो बोल ना पाने के बाद भी मसाज पार्लर चलाती है। तो एक लड़का कह देता है कि हाँ, वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, सिर्फ मसाज ही देती है, उसके अलावा कोई और सर्विस देती ही नहीं। जिससे योंग को गुस्सा आ जाता है कि वो मेरी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हो। वो अपने दोस्तों से मारपीट करने लगता है और बीच में लियो के सर पे चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दरअसल वो वहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए गया था और पूरी फोकट में मार खाकर बेहोश हो गया। अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक लियो की गर्लफ्रेंड उससे मिलने वहाँ आ जाती है, जिससे चैंग को जेलसी फील होने लगती है। काफी बातचीत होने के बाद लियो फैसला करता है कि मैं अब वापस शहर नहीं जाना चाहता, मैं जो भी करूँगा यहीं से करूँगा। यह मेरी ग्रैंडमा है जो मुझे इतना प्यार करती है और चैंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हर कदम पे मेरा साथ देती है और मिन उसकी बेटी की तरह है जो हर वक्त डैडी डैडी कहकर मुझसे चिपकी हुई रहती है। और सच कहा जाए तो चैंग और लियो की नजदीकी अभी थोड़ी बढ़ गई थी। इसी वजह से लियो अपनी एक्स जीएफ से मूव ऑन कर पाया, वरना पहले वो ब्रेकअप से बहुत परेशान था। इसलिए लियो की एक्स वापस शहर चली जाती है। उसके जाने से चैंग राहत की सांस लेती है, वरना उसे लग रहा था कि मैं लियो को खो दूंगी। अब लियो, चैंग, ग्रैंडमा और मिन चारों एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। ये साथ में बहुत खुश थे और इन्हें ये अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट लग रहा था। इसके बाद सीन जिन की शादी पे शिफ्ट होती है। यहाँ लियो की मुलाकात नियू से होती है तो वो उसकी खबर लेता है कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो नियू बताता है कि मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी ना, और मेरी जीएफ टीम की फैमिली में
में सब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और मेरी जीएफ टीम खुद बैंक में जॉब करती है, इसलिए मैं भी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहीं जिन अपने उसी कस्टमर से शादी कर रही थी जिसने उसे गिफ्ट दिया था और योंग के साथ बीच बचाव भी किया था, मगर जिन अभी भी अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी। वो काफी देर तक वेट करती है मगर वो नहीं आता तो जिन अपनी शादी का सिलसिला आगे बढ़ाती है। वो एक स्पीच भी देती है जिसमें वो कहती है कि मैं यही पैदा हुई और यही पली बढ़ी, मगर अब मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ इस जगह से बहुत दूर चली जाऊंगी और शायद यहाँ कभी ना लौटूं। मैंने अपना घर भी अपने भाई के नाम कर दिया है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं चाहती, बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भूल मत जाना। बस याद रखिएगा कि एक जिन नाम की लड़की थी जो आप सबको बहुत पसंद करती थी। इसके बाद इधर शादी हो जाती है और दूसरी ओर ग्रैंडमा गई होती है बैंक में पैसा जमा करने के लिए। वहाँ मिन के डैड भी पैसा जमा करने आ जाते हैं। उनके लिए तो बकरे की पौटी ही पैसे थे तो वो वही जमा करने आए थे। उसी बैंक में नियो की गर्लफ्रेंड टिंग भी काम करती थी। वो उसे समझाने के लिए आती है तो गुस्से में मिन के डैड कुल्हाड़ी निकाल कर टिंग पे हमला कर देते हैं और मिन के डैड बैंक में तबाही मचा देते हैं। वो लियो के ग्रैंडमा को भी नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आकर मिन के डैड को शूट करके मार डालती है और बाकी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिन के डैड की मौत के बाद अब तो उसका कोई पेरेंट जिंदा न बचा था और लियो की अभी शादी नहीं हुई थी और न ही वो कोई स्टेबल जॉब करता था, इसलिए वो मिन को अडॉप्ट नहीं कर पाता और पुलिस मिन को एक चाइल्ड होम में डाल देती है। उधर नियो तो टिंग से मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर वो उससे मिलने से मना कर रही थी। लगभग एक हफ्ते के बाद टिंग नियो को मिलने की परमिशन देती है और उसके सामने अपना मास्क हटाती है। तो मिन के डैड ने जब उस पे वार किया था तो टिंग के फेस पे एक बहुत बड़ा कट लग गया था, जिसकी वजह से टिंग को लग रहा था कि अब तो नियो मुझसे प्यार नहीं करेगा, मगर उसके स्कैर देखने के बाद भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं ग्रैंडमा को पता चलता है कि उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है और डॉक्टर उन्हें अपनी इस बीमारी के बारे में जल्द से जल्द अपने परिवार को बताने को कहते हैं, मगर ग्रैंडमा फैसला करती है कि वो अपना आखिरी दिन अपने पोते और चेन के साथ ही खुशी खुशी बिताना चाहती है। लियो ने भी अब शहर जाने की जिद छोड़ दी थी। अब वो यहाँ रहकर ग्रैंडमा का शॉप संभालना चाहता था और अब ग्रैंडमा की उम्र हो गई थी तो उनका भी ख्याल रखना चाहता था। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा, वीडियो पसंद आया, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।